नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलता है। आवाज़ का ये जादू ही है जो सीधा दिल तक उतर जाता है। और एक ऐसी ही मखमली आवाज़ है हमारी आज की तेजस्विनी। हमारी आज की तेजस्विनी मशहूर गज़ल गायिका डॉक्टर राधिका चोपड़ा। हिंदुस्तानी संगीत में दादरा, ठुमरी, टप्पा, चहती और गजल गायकी की परंपरा बहुत सशक्त और पुरानी है और संगीत की समृद्ध परंपरा का निर्वहन गायिकाओं ने बखूबी निभाया है। विगत 5 दशकों में जो प्रख्यात गायिकाएं हुई हैं, उनमें से देश्वरी देवी, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बरोड़कर, केसरबाई केरकर और बेगम अख्तर के नाम सबसे पहले आते हैं। मौजूदा दौर में हिंदुस्तानी संगीत की इसी परंपरा को जो एक नाम आगे बढ़ा रहा है, वो है राधिका चोपड़ा का। जम्मू में पली बड़ी राधिका ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा के बाद पंडित J.R. शर्मा से संगीत की विधिवत शिक्षा ली। उच्च शिक्षा के लिए राधिका दिल्ली आई और दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में MA, MPhil और फिर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। इसी दौरान वो प्रख्यात गायिका शांति हीरानंद के सानिध्य में आई और उनसे ठुमरी, दादरा और गजल की बारीकियां सीखी। आज के दौर में गजल गायकी में राधिका का मकाम काफी ऊंचा माना जाता है। राधिका की गायकी कुंदन लाल सहगर और बेगम अख्तर से बहुत मुतासिर रही। राधिका के पसंदीदा शायर गालिब, फैज और साहिर हैं। राधिका ICCR की ओर से विदेशों में भारतीय संगीत को प्रचलित करने के लिए एम्पैनल्ड हैं। राधिका ने अनेक देशों में भारतीय संगीत को प्रचलित किया है। उनकी ये गजल तुम अपना रंजो गम के YouTube पर 40 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी। मौजूदा समय की मशहूर गजल गायिका डॉक्टर राधिका चोपड़ा हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं गजल गायिका राधिका चोपड़ा से, जिनकी आवाज में क्या कहें, मिस्री घुली हुई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इतनी मिस्री वाली आवाज है तो क्यों ना फिर इस आवाज में पहले कुछ गुनगुना के हम सुन लें। ओह अच्छा, शुरू में ही आप कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं? जी, कोई खास चीज सुनना चाहते हैं या मैं अपनी पसंद? आप अपनी पसंद से शुरुआत करिए। मेरा एक बहुत मशहूर जो नगमा है जी, जो बहुत YouTube पे बहुत मशहूर है और WhatsApp पे बहुत मशहूर है, शायद आपने भी सुना है। बिल्कुल। तो उसकी मैं चंद लाइनें आपको सुनाती हूँ। जी। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। वाह। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। क्या अंदाज है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। ओहो, आपने तो दिल ले लिया हमारा। तो शुक्रिया। ये बताइए डॉक्टर राधिका चोपड़ा, ये जब कोई गाने वाले लोग होते हैं उनके साथ डॉक्टर नहीं समझ में आता। हाँ, लेकिन आप म्यूजिक की डॉक्टरी करिए। जी जी। हाँ? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा नहीं लगता कि उसमें डॉक्टर जोड़ा जाए, क्योंकि दोनों मैच नहीं करते बिल्कुल भी। लेकिन पता नहीं क्यों वो, चूंकि मैंने PhD की है म्यूजिक में, तो वो जुड़ गया नाम के साथ। वरना दोनों का आपस में कोई लेना देना है नहीं। जी, जो एक परफॉर्मिंग आर्ट है, बिल्कुल, जो एक स्टेज की बात है, वो एक अलग चीज है और डॉक्टरेट एक अलग चीज है। लेकिन क्या म्यूजिक को पढ़ना इतना जरूरी होता है? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं, क्योंकि गाना बजाना जो है, स्पेशली अगर स्टेज का काम आपको करना है या प्लेबैक का करना है, वो एक अलग बात है। उसमें पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं कि आप म्यूज़िक पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ लें
तो हर्ज फिर क्या वो, हाँ जी, हर्ज भी कोई नहीं है, सोने पे सुहागा भी हो जाता है एक तरह से जी। ताकि जैसे जिस तरह मैं, अगर मैंने ये जॉनर चुना है गज़ल, तो मैं गज़ल के बारे में पढ़ती हूँ या मैं गज़ल के बारे में जानती हूँ, तो कम से कम जब मैं स्टेज पे बैठी हूँ और कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता है तो मेरे पास उसका जवाब है। बिल्कुल, बस ये एक फ़ायदा होता है। जी। तो ये बताइए कि ये जो म्यूज़िक की शुरुआत हुई, गाने की शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? क्या बचपन से ही कुछ इस तरफ रुझान ये था? सवाल ना, क्या घर में कोई गाता था? मतलब ये भी सवाल बड़े टिपिकल हैं, मगर ज़रूरी है ये एक सवाल, पर्सनालिटी को जानने के ये लिए। सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब मुझे उतना ही मुश्किल लगता है कि मैं क्या कहूँ। मैं जम्मू से हूँ, छोटे से शहर से हूँ, और घर में गाने बजाने का बहुत माहौल था। अच्छा जी, सभी गाते, हम लोग की पूरी फैमिली ऑफ सिंगर्स, लेकिन सीखा किसी ने नहीं। अच्छा, सीखने का मौका किसी को नहीं मिला। मेरे वालिदैन दोनों, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छा गाते थे, और वो इनफैक्ट मेरा ख्याल है कभी जवानी में शायद बॉम्बे भी गए थे, अच्छा, कुछ ट्राई करने के लिए, लेकिन बस वो बात ज़िंदगी नहीं की बनी। जद्दोजहद में कुछ कश्मकश में ऐसे फंसे कि फिर आगे बात नहीं बढ़ पाई। आई थिंक दे लिव्ड देयर ड्रीम थ्रू मी। तो बाकी बच्चे भी सब गाते हैं, मेरे सिबलिंग सब गाते हैं, लेकिन शायद मेरे अंदर उन्हें कुछ एक ऐसा पोटेंशियल दिखाई दिया कि मुझे बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने म्यूज़िक स्कूल में डाल दिया तालीम के लिए। जी। तो फिर तो सीखा सिर्फ अपनी फैमिली में मैंने है। अच्छा, तो शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? मतलब गुरु जी, मैं किन्हें छोटी आप सी उम्र में बताया कहती ना हैं? कि मैं करीब 10 साल की थी, तो मेरी माँ मुझे वहाँ जम्मू में एक गुरु के पास ले गई। अच्छा, और पंडित जे आर शर्मा जी से मैंने आगाज़ किया, सीखना शुरू किया। और उस वक्त समझ तो कुछ थी नहीं, और मुझे इतना सीखना अच्छा भी नहीं लगता था। बाकी बच्चे सब खेल रहे होते थे और मेरी तालीम चल रही होती थी, तो मुझे मन ही मन बहुत बुरा भी लगता था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब मुझे उसकी वजह से एक पहचान मिलने लगी स्कूल में और यहाँ गली मोहल्ले में, सब लोग जब जानने लगे, सब प्यार करने लगे, बहुत एक तवज्जो मिलने लगी टीचर्स की, प्रिंसिपल की, तब मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ अलग हूँ, बाकी बच्चों से हट कर हूँ, मेरे अंदर कोई एक ख़ास बात है कि मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है। तो बस फिर मैंने इसे सीरियसली लेना शुरू किया। तो फिर आपने शांति जी से भी सीखा, जो कि वो तो मेरे बहुत बाद जी शागिर्दा रही जी, हैं। मैं उसके बाद मैं दिल्ली आई पढ़ाई के लिए। मैं तो यहाँ आना चाहती थी सिर्फ सीखने के लिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स को कहीं लगता था कि वो थोड़ी पुरानी सोच थी ना, तो उन्हें लगता था कि नहीं, डिग्री होनी बहुत ज़रूरी, कि कल को नौकरी करनी पड़ी तो फिर अगर कुछ और ना बना तो नौकरी तो करने के लिए डिग्री तो होनी चाहिए। तो मुझे DU में एडमिशन दिलवा दिया गया। तो वहाँ से मैंने MA MPhil PhD की। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो क्योंकि MA में टॉप किया तो MPhil कर ली। MPhil में अच्छे नंबर आए, नेट क्लियर कर लिया, स्कॉलरशिप लग गया, तो उसी बहाने PhD भी हो गई जी। तो ये है कि बस इस तरह से ये पढ़ाई लिखाई का सिलसिला हुआ। और लेकिन मैं दरअसल इतना मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ नहीं था। मैं चाहती थी कि एक जो है आमने सामने बैठ के जिसे रूबरू सीना बसीना सीखना जिसे कहते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, वो मैं करना चाहती थी। वो संभव नहीं हो पाया। फिर जब मैं PhD कर रही थी तो मेरा जो टॉपिक था PhD का वो ठुमरी दादरा पे मैंने PhD की है। जितनी भी हमारी उपशास्त्रीय गायन शैलियाँ हैं, ठुमरी दादरा, कजरी, चैती, टप्पा, होरी, तो उस दौरान मेरी मुलाकात शांति जी से हुई। मैंने उन्हें सुन तो रखा ही था जी, नाम भी बहुत सुना था, गाना भी बहुत सुना था, मैं मुतासिर भी थी, लेकिन वो PhD के सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो वहाँ फिर मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, और मेरी खुशकिस्मती कि वो मान गई। और बहुत ब्रीफली मैंने करीब 3 साल उनसे सीखा, लेकिन 3 साल फिर जम के सीखा। अच्छा, ये बताइए कि गज़ल की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? कुछ तो बचपन से मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे फादर को बहुत शौक़ था उर्दू पोइट्री का। हालांकि जैसा मैंने कहा तब हमें समझ नहीं थी, तो वो कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। कभी गालिब उनके फेवरेट पोइट थे, तो गालिब का कलाम पढ़ते रहते थे कि ये गज़ल सुनो, ये सुनो। घर में माहौल था, तो बेगम अख्तर की बात होती थी, सैगल साहब का गाना चलता था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गज़ल के बीज वो पड़ गए।
हाँ। जो कि आपको शायद आगे चल के रियलाइज़ होता है, बचपन में शायद आपको वो रियलाइज़ नहीं होता है। और दूसरा ये था कि उर्दू, चूँकि हमारे जम्मू कश्मीर की ज़बान जो है वो उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उर्दू वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, तो तलफ़ुज़ मेरा सही था। और जगजीत सिंह साहब ने भी बहुत असर पैदा किया। मैं करीब 15-16 साल की थी जब उन्हें पहली बार सुना, तो कहीं वो भी बात दिल में बैठी। फिर मेहदी हसन साहब को सुना, उनसे बेहद मुतासिर हुई। था गजल जी, का, वो है ना? टाइम वो भी टाइम था। भी था। आप जानती हैं वो मेरा ख्याल है गोल्डन पीरियड था, है ना? तो उस वक्त तो आपने इतने सारे नाम ले लिए, गालिब से आपने शुरुआत की जी, क्यों ना कोई एक गजल की दो पंक्तियां हो जाए। ज़रूर ज़रूर। वैसे तो मैं बहुत गाती हूँ गालिब का कलाम। एक गज़ल जो मुझे बेहद पसंद है, मैं उसके 2 शेर आपको सुनाती हूँ। इरशाद। रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने के बस पाक हो गए, रोने से और इश्क में। क्या बात है। अच्छा, आपने कई शायरों को गाया है, कौन से शायर आपको ज़्यादा पसंद है? ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है जी। दिल के जो बहुत करीब हैं जी, वो तो गालिब और फैज़ ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई शक नहीं। उनके अलावा मुझे उस्ताद शोरा का कलाम बहुत पसंद है। मोमिन को बहुत गाती हूँ, जिगर बहुत गाती हूँ, मीर हैं, ज़ौक़ हैं, बहादुर शाह ज़फ़र बहुत गाती हूँ। तो बहादुर शाह ज़फ़र का कुछ सुन लें हम? हाँ, बहादुर शाह ज़फ़र का सुना देते हैं। कहते हैं कि नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, कि करारो शकीब ज़रा न रहा। अच्छा। गमे इश्क तो अपना रफ़ीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। यानी कि इश्क में जो गम है ना इश्क का, जो मीठा दर्द है, जो गमे इश्क है, अब वो मेरा दोस्त हो गया है, वो मेरा रफ़ीक हो गया है। क्या बात है। तो अब और कोई बला से मेरी ज़िंदगी में है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, के करारो शकीब ज़रा न रहा। गमे इश्क तो अपना रफ़ीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा। क्या बात है। नहीं इश्क में इसका तो रंज हमें, नहीं इश्क में। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि गज़ल, जैसे आप बात कर रहे थे कि ये गोल्डन पीरियड था जिस वक्त, है ना जी, क्यों ओवर द इयर्स ये कम हो गया? क्या वजह है इसकी? क्या सुनने वालों की कमी रही या गाने वालों का कुछ नहीं रहा? मुझे मेन वजह जो है वो तो ज़बान की लगती है, उर्दू की। जो बेगम अख्तर वाला जो दौर था या मेहदी हसन साहब वाला जो दौर था, वो तो ज़बान की वजह से डेफिनेटली वो कम हुआ, क्योंकि उर्दू ज़बान कहीं ना कहीं हमने खो दी। हमारी बदकिस्मती है, वो हमारी ज़बान थी, हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है, लेकिन हमने पता नहीं क्यों उसे एक मज़हब या एक मुल्क के साथ जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत हुआ। हमारे दादा परदादा, आप देखिए हमारे वालिदैन सब उर्दू में ख़त लिखा करते थे और सब उर्दू हमारी ज़बान है, लेकिन उस वजह से वो कहीं ना कहीं, अब जैसे ये मैंने जो आपको बहादुर शाह ज़फ़र का कलाम सुनाया, मुझे आपको मीनिंग समझाना पड़ा, तो आपको लगा कि हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर मैं ऐसे किसी लेमैन को ये सुना दूँ तो उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ेगा, सब ऊपर से निकल जाएगा। तो उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जगजीत सिंह साहब ने ये की कि उन्होंने आसान जो ज़बान में गाया, लेकिन मयार नहीं खोया। मयारी पोइट्री, उसका जो स्टैंडर्ड था वो बहुत हाई था, बिल्कुल, लेकिन ज़बान
कहीं ना कहीं उसकी सादगी जो आ गई उसमें, और थोड़ी उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन चेंज कर दी, थोड़ा उसको वेस्टर्नाइज कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, गीत नुमा कर दिया, तो वो आम लोगों तक पहुंचा जी। उसके बाद फिर आप देखिए किसी भी चीज़ में दौर तो आते हैं ना, हर चीज़ में आप देखिए, अब हमारे आसपास आप देखिए कितने चेंजेस हैं। गज़ल का एक दौर था, वो दौर कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ वहाँ निकल गया है जी, लेकिन उसके सुनने वाले और उसके कदरदान जो हैं जी, जी, उनमें कोई कमी नहीं आई। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम, और राधिका जी से हमारी बातचीत और गुफ्तगू का सिलसिला अभी चल रहा है तेजस्विनी में, कहीं मत जाइएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। Asia's biggest air show is back. Witness India's emerging capabilities in defense, aerospace and aviation. Dedicated to startups, the first ever Drone Olympics, technology, women in aviation. Over 5 days of action on the ground and across the skies. Experience it all as India gears up to take off on the runway to a billion opportunities. Aero India 2019. आज करोड़ों सपनों को हौसला मिला है मुद्रा लोन से। पहले मैं घर पे नाश्ता बनाकर अड़ोस पड़ोस में बेचती थी, फिर मेरा बिजनेस और बढ़ने लगा, जैसे किट्टी पार्टी। फिर मैंने सोचा कि मैं मशीन लेकर क्यों मेरा बिजनेस बढ़ा न पाऊँ, तब काम आया मुद्रा योजना। आज मेरा खुद का एक यूनिट है, वहाँ हम 4-5 जन लोग मिलके काम करते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जरूरत जैसा लोन, उम्मीदों जैसी तरक्की। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। मैं भी पिता बन जाऊंगा, कंधे पर बिठाकर उसे घुमाऊंगा। अब मैं भी दादी बन जाऊंगी, रौनक घर में आएगी। भाभी, मैं तो उससे बातें करूंगी खूब सारी, गोद में उसे खिलाऊंगी। ये खुशियाँ कायम रखनी है तो गर्भवती का नाम स्वास्थ्य केंद्र, आशा या एएनएम के पास तुरंत दर्ज करवाएं। गर्भवती की नियमित जांच करवाएं। गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद माँ और बच्चे की पूरी देखभाल कीजिए। जच्चा और बच्चे की सेहत के लिए प्रसव हमेशा अस्पताल में ही करवाइए। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर के लिए एक हब के निर्माण का आज लुधियाना की धरती पर पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। नेशनल SC/ST हब MSME मंत्रालय भारत सरकार की योजना। ये हब SC/ST उद्यमियों के लिए कार्य कर रहा है। सरकारी खरीद में शामिल होने का रास्ता आसान हुआ है, प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हब के अंतर्गत कुछ नए कदम भी उठाए गए हैं। बैंक से लोन लेने की प्रोसेसिंग फीस, सरकारी टेंडर की बैंक गारंटी, मान्यता प्राप्त लैब में जांच के शुल्क की रीएम्बर्समेंट शामिल है। मैनेजमेंट कोर्स की फीस की वापसी का भी प्रावधान है। और अधिक जानकारी के लिए SC/ST हब के नजदीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-11-1955 या scSThub.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। अमरजीत कालरा पूरे 7 साल से हजूर साहिब के दर्शन करने नहीं जा पाए हैं। अब इस उम्र में घुटनों के दर्द के साथ मुंबई से नांदेड़ तक कैसे जाएंगे, ये कहकर गुरिंदर बेबे को अब तक तो समझाते रहे, लेकिन अब भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत मुंबई से नांदेड़ का 8 घंटे का लंबा सफर अब किफायती दरों पर सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। भारत सरकार की इस नई उड़ान सेवा के साथ गुरिंदर और उनकी माँ भी भर रहे हैं आस्था की उड़ान। सब उड़े, सब जुड़े। पहला अक्षर अ रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो ह से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो मन की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राधिका चोपड़ा हैं जो कि मशहूर गज़ल गायिका हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ठुमरी भी गाती हैं, तमाम चीज़ें आप गाती हैं। कोई ठुमरी अच्छी सी? तनिक तनिक तो है बलमा जाने नहीं दूंगी, मैं तो बलमा जाने नहीं दूंगी, 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 मैं तो बलमा जाने नहीं दूंगी, बलमा जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। क्या बात! जाने जाने ना ही दूंगी, जाने नहीं 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 दूंगी। अरे कितना खूबसूरत! बस ये छोटा सा एक नमूना ही मैं आपको दे सकती हूँ। जी जी, कितना खूबसूरत। अच्छा ये बताइए कि इतना फ्यूजन का दौर चल रहा है म्यूजिक में, पता नहीं क्या क्या हो रहा है जी, इतना झंझावात, आंधियां चल रही हैं जी, कहाँ पाती हैं आप? जी, मैं उसे कन्फ्यूजन कहती हूँ, है ना? जी। बहुत कम ऐसा सुनने में आता है कि फ्यूजन हो और बहुत खूबसूरत हो, उसकी कोई सेंस बन रही हो, कोई बात बन रही हो। मैंने आपसे कहा ना कि चेंज इज इनएविटेबल, है ना? हर चीज़ में चेंज तो आनी है। चेंज फॉर गुड, चेंज फॉर गुड, यस, होना चाहिए जी। लेकिन ये सब बैड होगा तो गुड की वैल्यू पता चलेगी ना। बात ये है। तो मेरा ख्याल है जो भी आज के यंगस्टर्स कर रहे हैं, रैप है या फ्यूजन है, मुझे एक बात की खुशी है कि वो किसी ना किसी तरह म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। जी, म्यूज़िक से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, किसी भी आर्ट फॉर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों का। और जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी धरोहर है, बिल्कुल, वो कहीं नहीं जाने की। सही कह रही हैं आप। वो आज भी वही है। ज़रा सा बस एक वो वक्त है, एक दौर है, आया है, गुजर जाएगा, वापस हम फिर वहीं आएंगे। कि जो संगीत की आपकी यात्रा चली, इसमें एक पड़ाव भी आया, लंबा पड़ाव, जी जी, है ना, जब आपकी बेटियां जो हैं वो बड़ी हो रही, जी। तो आपने संगीत से उस वक्त बिल्कुल ओके टाटा बाय बाय कर दिया था? ओके टाटा बाय बाय नहीं किया। मैं एक तो रियाज करती रही, अच्छा, और दूसरा मैंने एक रिकॉर्डिंग की लाइन पकड़ ली थी। अच्छा, तो मैं जिंगल गाने लगी थी। ओके जी, तो मैं बहुत जिंगल गाती थी। और मैं कुछ दूरदर्शन के या उन दिनों टेलीफिल्म्स बना करती थी, तो इसके टाइटल सॉन्ग्स हो गए। मतलब किसी न किसी तरह थोड़ा बहुत जुड़ा, म्यूजिक से जुड़ी रही। स्टेज नहीं कर पाती थी। अच्छा। तो स्टेज मेरा मेन वो था। आई वॉज मेनली अट्रैक्टेड टू स्टेज। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बनी हूँ स्टेज के लिए। मुझे लोगों से रूबरू होना, वहाँ सुनाना और लोगों से बातचीत करना और शेयर करना अपनी ज़िंदगी की। तो जब वापस लौटी तो कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? दिक्कतें आई, बहुत आई, क्योंकि देखिए वो 10 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। 10 साल मैंने नहीं गाया। 10 साल मैं इस जॉनर से हट गई बिल्कुल। और उसके बाद उम्र का जब वो एक इम्पॉर्टेंट 10 साल निकल जाते हैं, आप भी एक औरत हैं तो आप समझ सकती हैं। बिल्कुल। वो 10 साल बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो जब निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ तो खो देते हैं, डेफिनेटली। लेकिन जब मैं आज अपनी बच्चियों को देखती हूँ, माशाल्लाह, जब मैं उनकी अपब्रिंगिंग देखती हूँ, दे आर सो वेल ग्रूम्ड, और इतनी प्यारी माशाल्लाह, इतनी अच्छी बच्चियाँ हैं, दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ्स। तो मुझे लगता है कि वो जो 10 साल मैंने कुछ खोया था तो कुछ पाया तो कुछ पाया भी।
और दिक्कतें ये आई कि देखिए औरत को तो दिक्कत आती ही है, और फिर ये जॉनर ऐसा है, गज़ल के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो जॉनर मैंने चुना, ये ऐसा नहीं है कि क्लासिकल म्यूज़िक है या भजन है कि मैं आंखें बंद की और मैंने गा दिया। सही में इसमें कहीं ना कहीं एक अदा चाहिए। अब विदेशों में भी आप काफ़ी गा रही हैं और गज़ल को पॉपुलराइज करने का भी काम कर रही हैं। कैसा एक्सपीरियंस होता है जब बाहर जाती हैं? बाहर तो देखिए एक तो डिसिप्लिन बहुत है ना। अच्छा। बाहर क्या है कि एक भूख है, एक प्यास है, देयर इज अ हंगर, यू नो, क्योंकि कम मिलता है ना। यहाँ बहुत मिलता है, ख़ास तौर पे दिल्ली में मैंने देखा कि यहाँ फ्री के प्रोग्राम होते हैं, टिकट नहीं है, फ्री के प्रोग्राम्स हैं। बाहर तो वो इंतज़ार में हैं, वो पलकें बिछाए बैठे हैं कि कब एक अच्छा कोई आर्टिस्ट आए और हमें सुनाए। फिर उसके बाद वो 2-3 घंटा जिस शिद्दत से सुनते हैं, जिस मोहब्बत से सुनते हैं, जिस प्यार से सुनते हैं, उस प्यार की मुझे हिंदुस्तान में ज़रा तलाश है, कमी लगती है। जी, थोड़ी सी कमी लगती है। हाँ। प्यार तो बहुत है, लेकिन वो जो मैंने डिसिप्लिन की बात कही, यहाँ भी कुछ ऐसे शहर हैं जैसे भोपाल है, हैदराबाद है, जोधपुर है, ये माशाल्लाह ऐसे शहर हैं जिनमें जहाँ जाके आज भी गाना बहुत अच्छा लगता है। चलते चलते आगे क्या कुछ आपके प्लान्स हैं? कहाँ आपको पहुँचना है? कोई प्लान नहीं। मैं सच बताऊं तो मेरा कोई प्लान नहीं है, और आगे मुझे कहाँ पहुंचना है ये भी मैं नहीं जानती। बस मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे लोगों की मोहब्बत और प्यार इसी तरह मिलता रहे, मैं गाती रहूँ। गज़ल की जो मैं खिदमत कर रही हूँ, वो गज़ल के लिए किसी ने कहा है कि फ़िक्र मोमिन की, ज़बान दाग की, मीर का रंगे सुखन, गालिब का अंदाज़े बयां हो तो गज़ल होती है, सिर्फ़ अल्फाज ही माने पैदा नहीं करते, जज्बा खिदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। क्या बात है। वो जज्बा बहुत ज़रूरी है इस फ़न की खिदमत करने का। तो जो मैं खिदमत कर रही हूँ, बस मैं यूँ ही करती रहूँ, यूँ ही गाती रहूँ, और एक दिन बस इसी तरह गाते गाते, जैसे बेगम अख्तर गई ना इस दुनिया से, ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं उनकी तरह बस गाते गाते एक दिन इस दुनिया से जाऊं। क्या बात है। तो फिर चलते चलते अपनी पसंद की कोई गज़ल की। वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है। अरे वाह। वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है, जो बीती है दिल पर मेरे सब जान गया है, वो एक नज़र में मुझे पहचान गया है। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गज़ल, और हमें उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से गाती रहेंगी और लुभाती रहेंगी दिलों को, उनके दिलों में जगह बनाती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। हालांकि एक शेर है आपके लिए कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। जी। क्या खूब है। तो बस इसी तरह मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में आने के लिए, और इतनी सुंदर बातचीत और गज़लें सुनाने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी जो गज़ल के ज़रिए दिलों में अपनी जगह को बना रही हैं। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।